शुरू है। हाँ जी, रूल्स इसके लिख लिए सबने टेंस के। तो उस रूल को हम 1 to 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं अब, क्योंकि एक बार टेंस का टॉपिक करना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश 50 to 70% अगर हमने इंग्लिश कवर करनी है तो टेंसेस करने पड़े। ठीक है, वैसे आपको आते हैं, नो इशू, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको रिमाइंडर में लेके आना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला हमने किया था प्रेजेंट के अंदर कौन सा, प्रेजेंट इनडेफिनिट किया था। प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात ही आती है सब्जेक्ट कौन से थे हमारे पास, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। आई, यू, दे, वी और प्लूरल, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, यू तुम, दे वे वी हम, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नोट किया था सबने। आगे चलूं, अब सिंपल सेंटेंस में जो उसका फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने ये देखना है कि एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा। ये एक डाउट रहता है, मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि जी ओ, इसके साथ क्या लग सकता है, ई एस। सच, इसके साथ क्या लग सकता है, यस। स्पीच, इसके साथ क्या लग सकता है, ये स्पीचेस, है ना। मतलब कि अब ये एक वोवल है, इसके पास हम ईएस का यूज कर रहे हैं। ये कंसोनेंट है, इसके साथ हम ईएस का यूज कर रहे हैं, इसके साथ हम ईएस का यूज कर रहे हैं। मतलब कि कौन सा ऐसा वर्ड है कि जिसके बाद हम ईएस का यूज करें। ये मतलब ये वाला वर्ड अगर पीछे आ जाता है सी एच, तो उसके बाद 101% ईएस का यूज होगा। ये क्लियर है, मतलब सी एच कहीं पर आ गया, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की जा रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आया है, कोई ऐसी वर्ब आई है, उस वर्ब के बिल्कुल लास्ट में सी एच है, तो उसके बाद ईएस का ही यूज होगा, एस नहीं लगेगा खाली। स्पीच, और स्पीच के रिगार्डिंग अगर कोई आप वर्ड ऐसा बोल सकते हो, उससे अपने को पता चल जाएगा कि मतलब इसके बाद क्या आ रहा है, ईएस आ रहा है। तो ये पहचान या सिंबॉलिक जिसे हम कह सकते हैं। बाकी आप कोई भी वर्ड बोल के देख लीजिए, रोए, इसके साथ बॉय, गर्ल्स, लग रहा है मतलब वो क्लियर है कि उसके बाद ईएस का यूज हो रहा है और उसके बाद एस का यूज हो रहा है। कोई भी वर्ड आ जाए किसी भी तरीके से, बस ये ध्यान देना है कि मतलब उसके पीछे अगर सी एच है तो उसके बाद ईएस का यूज होगा। मतलब ये ओ जो वोवल है, ओ जैसे मान लो कि टी ओ, क्या है ये, टॉप, टू, और जी ओ, गू। तो इसको भी हम, इसको टू बोल सकते हैं, इसको गू बोल सकते हैं, नहीं ना। तो ये कुछ एक, जैसे वो कहते हैं ना कि इसमें कुछ एक ऐसे फंडामेंटल होते हैं, वो काफी लंबी स्पीच है, कभी मैं थोड़ा सा टाइम मिलके फिर इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब इसे टू क्यों बोला जा रहा है और इसे गो क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर करूंगा। अभी एट प्रेजेंट एक बार अब इस चीज को समझिए। ये था हमारा, फिर उसके बाद अगला है हमारा सिंपल के बाद कौन सा है,
सिंपल के बाद कौन सा होता है? नेगेटिव। ये चारों मैं एक बार रूल लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप, नेगेटिव के अंदर क्या यूज होता है? सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का रूल है। अब नेगेटिव में अपने को ये देखना है कि डू डज का यूज क्यों हो रहा है और नोट का यूज क्यों हो रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नोट यानी कि नो वाले सेंटेंस जिसमें नहीं लगाया जाता है। नहीं का मतलब कि किसी काम को आप करने के लिए मना कर देते हो तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, नोट आ जाता है ना। अब ये अपने को पता कैसे चलेगा कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा? ही, शी, ये सेम टू सेम सब्जेक्ट वही चलेंगे, नेम और सिंगुलर। इनके साथ डज और आई, यू, दे, वी और प्लूरल, इनके साथ डू। इनके साथ डू का यूज होगा और इनके साथ डज का यूज। ये हो गया। अब नोट यहां पे है तो नोट यहां पे क्यों है? अब बात ये आती है, he do not do his work। डज क्यों आया? क्योंकि यहां पे सिंगुलर है, यहां पे ईएस लगा दिया, डज। अब एक चीज और दें, जो नोट है, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव का सेंटेंस करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा? उसकी पहचान क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। नोट की जो पोजीशन है ना, वो किसी भी सेंटेंस में तीसरे नंबर पे आनी चाहिए। आपसे वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस देगा और सेंटेंस को इस तरह से लिख देगा, ही नोट डज हिज वर्क। अब ये कॉमन सी बात है कि अपने को पता है सेंटेंस नहीं बन रहा, मतलब क्लियर है, लेकिन घुमाने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि पेपर वाला वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेगा? रीअरेंज करके दे देगा सेंटेंस, मतलब इस तरह से बना के दे देगा और अपने को क्या करना होगा? रीअरेंज करना होगा। और जो नोट की पोजीशन है वो 101% तीसरे नंबर पे रहेगी। जब नोट की पोजीशन तीसरे नंबर पे आ जाएगी तो हमारा सेंटेंस एक्यूरेट हो जाएगा, यानी कि क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। दो तरह के इंटेरोगेटिव यूज किए जाते हैं, एक डब्ल्यूएच फैमिली वाले और एक हेल्पिंग वर्ब वाले। वो आगे करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? जो डू डज है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क जो है लास्ट में, वो इंटेरोगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? कि आप किसी से कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हो। जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो दो तरह के पुट किए जाते हैं। एक तो डब्ल्यूएच फैमिली वाले होते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली सुनी आपने? जिसके अंदर वाई, हु, व्हाट, वेयर और व्हेन, whom, इस तरह की डब्ल्यूएच फैमिली होती हैं। इनको बोलते हैं, इनको जो बोलते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव और इनको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डब्ल्यूएच फैमिली के जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, जैसे कि डू डज इज एम आर वॉज वर का यूज कर रहे हैं, वो सिंगल इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। अब कभी कभार ये क्वेश्चन भी पुट कर लेता है कि मतलब सिंगल इंटेरोगेटिव वाले कौन से और डबल इंटेरोगेटिव वाले कौन से। डबल मतलब कि जो डब्ल्यूएच फैमिली वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? डबल इंटेरोगेटिव। और जो हेल्पिंग वर्ब वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? सिंगल इंटेरोगेटिव। तो सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया, ये इसका सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस इसके अंदर
जैसे कि मैंने यहां पे नॉर्मली डू लिखा, क्वेश्चन मार्क, डू ही गो टू मार्केट, डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ही है। एक बार हम रूल कर रहे हैं इसलिए सिंपल सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं मैं। जब ये पहला कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं 10-12 सेंटेंस बनाता हूं, फिर हम उसको क्लियर कर, ठीक है। इंटेरोगेटिव, नोट डाउन। फिर उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये फोर्थ वाला रूल है। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ये ध्यान दें नोट की पोजीशन हमेशा तीसरे नंबर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं हिंदी में लिखता हूं, क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ पार्क में खेलने नहीं जाता? यस। क्या वह तुम्हारे भाई के साथ पार्क में खेलने नहीं जाता? एक और इसको बनाइए, क्या तुम मम्मी पापा के साथ हमारे पास वाले घर में रहते हो? यस, यू हैव 2 मिनट, ट्राई कीजिए। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। क्या वह तुम्हारे भाई के साथ पार्क में खेलने नहीं जाता? क्या तुम मम्मी पापा के साथ हमारे पास वाले घर में रहते हो? नहीं, नोटबुक पे ट्राई करो, बनाना है, नोटबुक पे बनाइए। ठीक है?
हैव यू डन? क्या वह तुम्हारे भाई के साथ पार्क में खेलने नहीं जाता? अब यहां पे क्या है, तो इसका मतलब क्या आएगा? डू या डज आएगा। तब डू आएगा या डज आएगा? डज आ गया। डज यह क्या है? वह मतलब कि ही। डज ही, अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद नो। डज ही नॉट, फिर उसके बाद नॉट प्लेइंग, गो, नॉट गो, गो टू प्ले, with your brother in the park। क्या ये सही है? ऐसा ही बनाया सबने। डज ही नॉट गो टू प्ले विद योर ब्रदर इन द पार्क। एक तो इसको ऐसे बना दिया, डज ही नॉट गो टू प्ले इन द पार्क विद योर ब्रदर। एक आप ऐसे बना देते हैं, यानी कि एक आपने इन द पार्क जो सेंटेंस है वो बिल्कुल वर्ड लास्ट में रख दिया और एक मिडल में रख दिया। अब क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा, मैं एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। डज ही नॉट गो टू प्ले, क्या प्ले में कुछ है? प्ले इन द पार्क विद योर ब्रदर। दोनों ही सेंटेंस एक्यूरेट आई हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, चाहे इन द पार्क आप लास्ट में रखिए। लेकिन एक चीज ये ध्यान दें कि इन द पार्क, ये इन द पार्क क्यों यूज किया गया? द पार्क क्यों लगाया गया? हम यहां पार्क भी लिख सकते थे, इन पार्क। हम यहां पे इन पार्क भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक। हाँ जी, द का यूज क्यों किया गया? स्पेसिफिक के लिए, कि वो पार्क स्पेशल है, ऐसा नहीं। ये आर्टिकल के अंदर इसको यूज किया जाता है कि जहां पर हम दा लगा देते हैं तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक हो गया, इसका मतलब वो स्पेशल हो गया हमारे लिए, इसलिए हमने इसका दा का यूज किया गया। एक चीज यह ध्यान दे, मैंने कहा कि इन पार्क, फिर कहा कि इन द पार्क, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? इन पार्क का मतलब यह है कि वो पार्क में तो खेल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कौन से पार्क में खेल रहा है। ये नहीं पता कौन से पार्क में खेल। पार्क वर्ड यूज किया गया, इन पार्क लगाया गया, इसका मतलब यह है कि वो पार्क में खेल रहा है। पार्क तो बहुत सारे हैं, हम अगर सिरसा सिटी की बात करें तो हमारे चारों तरफ पार्क ही पार्क है, हो गया ना। जब आपने इसके पार्क से पहले द का यूज कर दिया तो इसका मतलब आपको यह कंफर्म है कि वो जिस पार्क में खेलने गया उस पार्क के बारे में आपको पता है, वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब कि वो क्लियर है कि वो उसी पार्क में खेल रहा है, इसीलिए इसके नेम के आगे आपने क्या लगा दिया? द का यूज कर। तो मतलब कि द स्पेसिफिक हो गया अपने आप में कि ये उसी पार्क में खेल रहा है जिस पार्क में मेरे को पता है, यानी कि मेरा जो बच्चा है वो उस पार्क में खेलने गया, उसी पार्क में है जिसमें मुझे पता है। और इन पार्क मतलब किसी भी पार्क में हो सकता है। अगला सेंटेंस क्या है? डू या डज? डू बोलिए आगे। डू यू लिव? डू यू लिव नियर आवर हाउस? बोलो, कोई बात नहीं, मैं इसको सही करता हूं। डू यू लिव नियर आवर हाउस विद योर मदर एंड फादर? हाँ जी, यही बनाया सबने। योर, डू यू लिव नियर योर हाउस, नियर आवर हाउस विद मदर एंड फादर? ये बोला आपने, ऐसा ही है? नहीं, डू यू लिव, अब ये क्वेश्चन हो गया। डू यू लिव नियर बाय
नियर बाय का मतलब होता है जो आपके आसपास, ठीक है। अब नियर बाय किसके घर के पास, यानी कि क्या तुम अपने मम्मी पापा के साथ मेरे घर के पास रहते हो, ऐसे है ना नियर बाय। तो नियर बाय जो घर के पास, यानी कि चाहे इधर वाला घर भी हो सकता है या इधर वाला घर भी हो सकता है, ठीक है, वो नियर बाय होगा। डू यू लिव नियर बाय आवर हाउस, यानी कि हमारे हमारे घर के पास, आवर हाउस मेरे, मेरे मतलब माई, अगर मेरे है तो माई, अगर हमारे है तो अवर। मेरे घर के पास, माई हाउस विद देयर पेरेंट्स, अगर वहां पे मम्मी पापा लिख दिया गया है तो वो पेरेंट्स ही हैं, ठीक है, वो पेरेंट्स में काउंट हो जाएंगे, तो यहां पे आप पेरेंट्स कर सकते हो। अब दो वर्ड इसके अंदर यूज हो रहे हैं, एक हाउस, होम, THERE, THEIR, हाउस भी बोलते हैं हम, होम भी बोल देते हैं। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, देयर भी बोल देते हैं, दायर भी बोल देते हैं, मतलब दो तरह के वर्ड यूज किए जा रहे हैं, एक THERE वाला और THEIR। क्या चीज? नहीं, मैं यही तो बता रहा हूं ना, हिंदी कुछ और होगी, इंग्लिश कुछ और होगी। अब देयर पेरेंट्स यानी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे, तो नो पेरेंट्स तो किसी के भी हो सकते हैं। हाँ, अगर यूअर है तो यहां पे आप अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो देयर के लिए यूज करेगा ना, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, और वो तेरे पेरेंट्स के साथ रह रहे तो यहां पे यू आ जाएगा। इसकी बात कर रहे हो आप? क्या तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ यानी कि उस घर में रहते हो, यही है। हाँ यूअर है, कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है। चाहे उसमें देयर का मतलब ही अपने पेरेंट्स है, यूअर मतलब तुम्हारे पेरेंट्स है, किसी की बात कर रहे हैं हम, किसी से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो वो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए यूअर भी लगा दिया, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे तो हमने देयर भी लगा दिया, अपने मतलब जो खुद के पेरेंट्स के साथ रह रहा हो। अब यहां पे दो वर्ड यूज किए गए, एक हाउस और होम, देयर और देयर, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? फैमिली में रह रहे हैं और हाउस, हाँ जी, हाउस एंड होम, मोस्ट ऑफ यही है। आज तक वर्ड सुनते आ रहे हो कि ये हाउस है और होम है, लेकिन आज तक पता नहीं चला हाउस और होम क्या चीज होती है। हाउस एक नॉर्मली अगर बात करें तो ये एक बिल्डिंग में काउंट होता है, हाउस एक बिल्डिंग में काउंट होगा, होम विद फैमिली। हम हमारे घर के बाहर लिखते हैं ना, माई स्वीट होम, लिख देते हैं ना, स्वीट होम मतलब कि मेरा बहुत प्यारा घर। वो स्वीट होम जो मैंने वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं मेरी फैमिली के साथ यहां रह रहा हूं, चाहे फैमिली छोटी हो चाहे फैमिली बड़ी हो, लेकिन आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसमें होम यूज हो जाएगा। और हाउस जो होता है, हाउस एक बिल्डिंग में काउंट होता है। बिल्डिंग्स मतलब जैसे कोई बिल्डिंग्स बनी हुई है, चाहे वो बिल्डिंग पुरानी है चाहे वो बिल्डिंग नई है, जो भी बिल्डिंग, अगर उसके अंदर अभी लोग यानी कि फैमिली जो है वो स्टेबल्ड नहीं, वो अपने आप में जो बिल्डिंग कहलाएगी वो अपने आप में क्या कहलाएगा? हाउस कहलाएगा। और हाउस और होम। अब वर्ड है THERE और THEIR, इनमें क्या फर्क है? इधर उधर के लिए देयर, वहां, नहीं, इस देयर का मतलब होता है अपना या अपने, मेरी फैमिली, ठीक है, उनकी फैमिली, जैसे बोल देते हैं ना उनकी फैमिली और इसकी फैमिली, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए ये वाला देयर यूज करते हैं, ठीक है। इसको देयर बोलते हैं, इसको देयर बोलते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में ये फर्क होता है, देयर और देयर। हाँ जी, एक वर्ड और, असैसिनेशन की स्पेलिंग पता है किसी को? असैसिनेशन, असैसिनेशन, ACCESSINATION, ASS, असैसिनेशन,
आई नेशन, डबल एस दोबारा लगाए। ए डबल एस ई सी आई एन ए टी आई। एज आई नेशन, दैट्स कॉल्ड असैसिनेशन। ये एक्चुअल स्पेलिंग होती है जो पेपर में आती है। पेपर में मैं आपको भी बता रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं आपसे वो स्पेलिंग से रिलेटेड जरूर कंफर्म करेगा। वर्ड 100% आता ही आता है, आप चाहे जितना मर्जी उसको वो कर लेना। हम 100 ऐसे वर्ड करेंगे जो पेपर के अंदर आए हुए हैं। जैसे अभी लास्ट मैंने आपको एक वर्ड बताया, डेली आपको एक दो वर्ड ऐसे जरूर बताऊंगा जो आपके पेपर के अंदर 101% आएंगे और उसका मीनिंग आपकी जुबान पे हो, क्लियर हो जाए, जिसमें हम सिनोनिम या एंटोनिम्स जो वर्ड यूज कर लेते हैं। अब बात आती है असैसिनेशन। असैसिनेशन अगर कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेलिंग अपने को याद नहीं रह पाती या स्पेलिंग को हम याद नहीं कर पाते, तो स्पेलिंग को हमेशा आप किसी ना किसी डिवाइडेशन के अंदर ले आए। जब कभी कभार स्पेलिंग याद नहीं रहती तो उस स्पेलिंग को आप डिवाइडेशन में ले, डिवाइडेशन में जैसे आप इसको ले आओगे तो स्पेलिंग याद होनी शुरू हो जाएगी और उसके वर्ड की और स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन या तरीका जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब बात ये करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब क्या होता है? गधा। एज का मतलब गधा होता है। एज का मतलब गधा, आई का मतलब मैं, यानी कि मैं गधा हूं। नेशन का मतलब राष्ट्र। नेशन का मतलब यानी कि गधा गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा राष्ट्र, है ना। असैसिनेशन। तो असैसिनेशन की मीनिंग होता है क्या? किल्ड, मर्डर। असैसिनेशन का मीनिंग होता है किल्ड, मर्डर। अब बात यह करते हैं कि तीनों वर्ड हमारे पास आ गए, असैसिनेशन आ गया, किल आ गया और मर्डर आ गया, तो इनको किन किन तरीकों से कहां पे यूज किया जाता है? आगे करूं बेस। मर्डर का मीनिंग क्या होता है? मर्डर का मीनिंग मर्डर का मतलब मारना। ओके, किल का मतलब ये भी मारना हो गया, कत्ल करना। कत्ल एक्चुअली में उर्दू वर्ड है इसलिए। और असैसिनेशन, इसका मतलब भी हो गया मारना। तीनों का मीनिंग मारना, मारना और मारना हो गया, ठीक है। लेकिन कौन सा वर्ड कहां यूज किया जाता है, बात इसके ऊपर करते हैं। सबसे पहले असैसिनेशन की बात करते हैं। एज आई नेशन। आपने सिद्धू मूसे वाला सुना है? इंदिरा गांधी के बारे में सुना है? राजीव गांधी के बारे में सुना है? इनके साथ क्या हुआ था? इनके साथ क्या हुआ था? सिद्धू मूसे वाले को क्या किया गया था? शूट किया गया था। इंदिरा गांधी को क्या किया गया था? शूट किया गया था। राजीव गांधी को क्या किया गया था? राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था? राजीव गांधी के साथ उसको बम से उड़ाया गया था। केरला की कोई लेडी थी, अभी उसको बरी किया गया, मतलब अभी जो इंसिडेंट्स हुए, ये 1995 का केस है नियर अबाउट। तो वो केरला में कहीं गए हुए थे, तमिलनाडु की तरफ। वहां पे वो जो रोड शो वगैरह चल रहा था, उस रोड शो के अंदर क्या हुआ था कि एक लेडी आई थी, उसमें उसके साथ 8-10 पर्सन और भी थे। उस लेडी ने क्या किया, उनके गले के अंदर माला डाल दी और वो माला के अंदर बम थे, उस माला के अंदर जो बम, और वो बम जैसे ही वो वहां से डाल के थोड़ा सा साइड हुए और 1 मिनट के अंदर अंदर वो ब्लास्ट हो।
और जैसे ही राजीव गांधी को पता लगा कि मतलब इसके अंदर बम है, वो उसको उतारने ही वाले थे, इतने में ब्लास्ट कर दिया ऑन द स्पॉट वो सारे के सारे, और उसके आसपास के जितने भी 10-15 लोग थे वो सारे के सारे मारे गए थे। राजीव गांधी के साथ ये हुआ, राजीव गांधी को बम से उड़ाया गया, सिद्धू मूसेवाले को गोलियों से मारा गया, शूट किया गया, और इंदिरा गांधी को भी गोलियों से शूट किया गया। ये हुआ था ना। लेकिन बात यह है कि असैसिनेशन किसके साथ यूज किया जाता है? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये दोनों देश के प्रधानमंत्री थे, ऐसा ही है। इंदिरा गांधी को जब मारा गया तो वो क्या थी? जब मारा गया था वो देश की प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी को जब मारा गया था तो वो क्या थे? वो देश के प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पर्सन नॉन पर्सन जब वो राजगद्दी पर बैठा हो, राजगद्दी का मतलब पोस्ट पर बैठा हो, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम, ये जो होते हैं, ये कोई ना कोई पोस्ट पर जो बैठा होगा, जब उसको मारा जाएगा तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा, वो असैसिनेशन कहलाएगा। बट कंडीशन ये है कि वो पर्सन किसी ना किसी पोस्ट पर होना चाहिए। पोस्ट का मतलब सिर्फ राजनीतिक, ना कि अदर कोई पोस्ट। अदर कोई भी पोस्ट हो सकती है, वो जो पोस्ट है वो मर्डर और किल्ड कहलाएंगे। लेकिन जो पर्सन राजगद्दी पर बैठा होगा, देश की किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा होगा, जैसे कि राजनेता बैठते होते हैं, जब उसको मारा जाएगा तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? असैसिनेशन कहलाएगा। जैसे कि इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेशनड बाय सिख, जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने तो मार दिया था। अब यहां पे इंदिरा गांधी के लिए यहां पे असैसिनेशन यूज किया गया। चाहे आप कोई मर्जी पुरानी अखबार उठा के देख लेना, उसके अंदर किल्ड और मर्डर वर्ड यूज नहीं किया गया, उसकी जगह असैसिनेशन यूज किया गया, कि यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वो किसी के द्वारा मारी गई थी। फिर उसके बाद राजीव गांधी का भी सेम टू सेम असैसिनेशन वर्ड यूज किया जाएगा। अब बात आती है सिद्धू मूसेवाला। अब जो सिद्धू मूसेवाला, इसके साथ क्या हुआ था? इसको भी मारा गया था ना, सिद्धू मूसेवाला को भी मारा गया था, शूट किया गया था। इसके साथ हम मर्डर यूज करेंगे, किल यूज करेंगे, या असैसिनेशन यूज करेंगे? मर्डर। अब बात यह आती है कि मर्डर और किल्ड में क्या डिफरेंस होता है? किसी चीज को मारना, किसी चीज को मार देना मतलब वर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए ना। कहने का मतलब ये है कि वर्ड आ जाए, पूछ लेते हैं पेपर में, तो हम उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे। असैसिनेशन का मतलब क्लियर हो गया। असैसिनेशन का मतलब कि जब कोई पर्सन और तब उसको मारा जाए, तो उसके लिए मर्डर यूज नहीं होगा, उसके लिए असैसिनेशन यूज होगा। अब ये मर्डर और किल्ड की बात करते हैं। मर्डर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को शूट कर देते, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर्ड बाय, क्योंकि इसको क्या किया गया था? इसको शूट किया गया। शूट में यानी कि जब आपने गोलियों का यूज किया, बंदूक का यूज किया, दूर से निशाना लगा के मारा गया, वो शूट कहलाएगा, वो मर्डर कहलाएगा। दूर से जब आप किसी को चाकू तलवारों से मार देते हो वेपन्स तो सारे ही हो गए ना अपने आप में, लेकिन जो तीखे वेपन्स, तीखे का मतलब जैसे चाकू है, तलवार है, और भी वर्ड होते होंगे, आपको ज्यादा पता होगा, यूज करते होगे आप तो कहने का मतलब तीखी चीज से किसी को मारा जाता है तो वो क्या कहलाता है? किल कहलाता है। वेपन से यानी कि इससे, जैसे इनसे किसी को मारा जाता है तो वो अपने आप में मर्डर कहलाता है। और जब किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, जब इनको मारा जाता है और एट प्रेजेंट गद्दी पर है, तो वो असैसिनेशन है। तो इस तरह के वर्ड अक्सर मैं आपको डेली, जब भी हमारी क्लास हुआ करेगी, दो तीन वर्ड आपके डेली बताऊंगा। वर्ड भी क्लियर होते जाएंगे, वर्ड के मीनिंग भी क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि पेपर के अंदर वो यही चीज आपसे पुट करेगा, और पुट करेगा तो जब सामने पढ़े होंगे तो हमारा आंसर भी क्लियर हो जाएगा। तो टेंस का एक पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है, और कुछ एक वर्ड कर लिए, एक दो टेंस और करेंगे मेन, ज्यादा उसमें डीप जाने की नीड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद टेंस के बाद साथ साथ धीरे धीरे दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। और आप में से कोई एस्टेट के हैं बच्चे, तो लिटरेचर वगैरह फिर आपने कैसे करना है? अच्छा, 15 नंबर वाला ही है, चलो फिर तो कोई बात।